इस बार भी अमेज़ॉन ने सिंगल पैकिंग में इस बॉक्स को दिया। तो फर्स्ट टाइम जो पैकेज आया था वो डैमेज था, उसकी कहानी वीडियो के एंडिंग में बताता हूँ। पहले से अनबॉक्स कर लेते हैं। ANT एस्पोर्ट्स करके कंपनी का नाम है, ये उसका कैबिनेट है और ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा टक्कर दे रही है आजकल कूलर मास्टर और कॉर्सेर को। प्लास्टिक्स रिमूव करते वक्त जो साउंड आती है बहुत सारे लोगों को पसंद है, इसलिए मैंने स्पेशली इसको इस वीडियो में डाला है। ऊपर कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलता है, पावर बटन और रीसेट बटन सब ऊपर है। अंदर बैक साइड में एक 120 mm का फ़ैन है, सारे RGB फैंस है इसमें। ग्राफिक कार्ड को वर्टिकली माउंट करने के लिए भी ऑप्शन मिलता है। आगे कंपनी की तरफ से 3 120 mm के फैंस लग के मिले, लेकिन अगर आप चाहें तो 140 mm के 2 फैंस भी इंस्टॉल कर सकते हैं इनको निकाल के। टॉप पे भी काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन मिलता है। 120 mm या 140 mm के 2 फैंस आप ऊपर इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं और इस केस में 4 SSDs और 2 हार्ड ड्राइव्स भी लगा सकते हैं। जो भी कंपोनेंट्स मेरे पुराने कैबिनेट में लगे हुए थे PC में, वो सारे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए हैं और ये सारी चीज़ें मैं नई कैबिनेट में फ़िक्स करूँगा, क्योंकि ऐसा कुछ खास मुझे अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं लगती अभी तक ये PC काफ़ी अच्छा काम करता है। इस CPU कूलर पे भी आपने कुछ समय पहले वीडियो देखी होगी। रैम भी अपग्रेड कर दी थी, इसमें 12 GB रैम है और कोर i5-2500 के प्रोसेसर लगा हुआ है, जिसकी स्पीड अब भी काफ़ी अच्छी है और फुल HD वीडियोज़ बहुत ईजिली एडिट कर लेता है ये भी। और ये 3 TB की हार्ड डिस्क है, एक ये 2 TB की, 1 TB की। ये ग्राफिक्स तो खैर बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन आजकल मैं ज़्यादा गेमिंग नहीं करता तो इसलिए काफ़ी चल जाता है। GT 440 है ये वाला। नए कैबिनेट में DVD राइटर लगने की कोई जगह नहीं है, तो इसको फिर बाहर से ही हमें एक्सटर्नली लगाने का जुगाड़ करना होगा। मैंने ये बड़े साइज़ के फ़ैन्स भी मंगा दिए। ये 140 mm का फ़ैन है और ये कंटिन्यूस ऑपरेशन के लिए बना हुआ है। CO मतलब कंटिन्यूस ऑपरेशन। तो इसमें डबल बॉल बेरिंग है, ये वाला स्लीव वाला है सिंपल, तो इस पे भी आपने वीडियोस देखी होगी अभी हाल ही में। और ये कूलर मास्टर की 500 वाट की पावर सप्लाई है, इसको भी मैंने खोल के साफ़ कर लिया है। अभी तक सही काम कर रही है। वैसे तो 10 साल काफ़ी होते हैं किसी पावर सप्लाई के लिए, लेकिन जब ख़राब होगी मैं इसको तभी बदलूँगा। कोई ओवरव्यू तो आपने इस कैबिनेट का देख लिया। अब इसमें कंपोनेंट्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके लिए पहले इसके जो थंब स्क्रूज हैं इन्हें खोल लेते हैं और सावधानी से इसका ग्लास का ये जो कवर है इसे निकाल लेंगे। दोनों कवर्स को निकालने के बाद कैबिनेट के राइट साइड पे आपको इस तरह की किट लगी मिल जाएगी केबल टाई से। इसको काट के खोल लेंगे। इसमें वो सारे स्क्रूज है जो कि ज़रूरत पड़ेगी हमें कंप्यूटर कंपोनेंट्स को इस कैबिनेट में कसने के लिए। नीचे केबल के लिए बहुत अच्छा आपको श्राउड मिल जाता है, तो ये इससे सारी जो भी केबल्स होती है कवर हो जाता है। अगर मॉड्यूलर PSU लगा रहे हैं तब तो फिर उतनी ज़रूरत नहीं रहती इस चीज़ की। लेकिन कंपनी ने जो इसकी बैक साइड पे फ़ैन लगा के दिया उसको मैं खोल लूँगा, क्योंकि मेरे पास एक हाई परफॉर्मेंस फ़ैन है, वो उसे लगाऊंगा। इसमें अलग अलग तरह के आपको स्क्रूज मिलेंगे लगाने के लिए। हर स्क्रू एक ही जगह जाता है, जैसे PCI कार्ड्स के लिए अलग स्क्रूज हैं, हार्ड डिस्क के लिए अलग स्क्रूज हैं, तो आपस में स्क्रूज को मिक्स एंड मैच नहीं करना है। सबसे पहले शुरू करते हैं मदरबोर्ड के स्टैंड ऑफ कसने से। कंपनी ने जो स्टैंड ऑफ कस के दिए हैं ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं है। वीडियो के एंडिंग में बताऊंगा कि इनमें क्या कमी है। पुराने कैबिनेट से मैंने इसकी IO शील्ड भी निकाल ली थी। नए मदरबोर्ड के साथ वैसे आपको IO शील्ड भी मिलेगी। बीच में से प्रेस नहीं करना है, इसकी किनारियों पे से आराम से प्रेस करके लगा लेंगे। एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से थोड़ा सा इजीली हो जाएगा। मदरबोर्ड पे प्रोसेसर सॉकेट की जो क्लिप होती है इसको इस तरीके से खोल लेंगे। प्रोसेसर लगाने से पहले ये 3 मार्किंग्स का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। एक तो दोनों तरफ ये नॉच होंगी, तो यहाँ पर एक खांचा मैच करेगा इसके प्रोसेसर का जो सॉकेट है, और प्रोसेसर की टॉप लेफ्ट साइड पे गोल्डन ट्रायंगल दिखेगा, इसको प्रोसेसर के सॉकेट से मैच करके लगा लेंगे। जब प्रोसेसर अपने सॉकेट में सही से बैठ जाए तो इसकी क्लिप को वापस फंसा लेंगे। CPU पे थर्मल ग्रीस और इसका जो CPU कूलर है उसको लगाने की मैंने पूरी वीडियो अलग से बना रखी है डिटेल में। उस वीडियो की क्लिप्स थोड़ी सी मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हैं उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के लिंक्स मैंने डाल रखे हैं। CPU कूलर का जो अडेप्टर है इस तरह की क्लिप से हम लगा लेंगे। उसके बाद जो लॉकिंग पिन्स हैं ये भी इसमें क्लिप्स में अंदर लगा लेंगे। स्क्वायर शेप की होती हैं तो इनकी डायरेक्शन देख के लगाना। क्रिस क्रॉस पैटर्न में इनको लगाना है और अब आप देख सकते हैं अच्छे से फिक्स हो गया है, कहीं नहीं हिले गए। हीट सिंक के नीचे से इसकी प्रोटेक्टिव फिल्म हटाना मत भूलना। और अब फाइनली इसके थर्मल पेस्ट भी लगा लेंगे। इस मदरबोर्ड में DDR3 रैम लगी हुई है। DDR3 रैम लगेगी या DDR4 रैम लगेगी ये आपके मदरबोर्ड पे निर्भर करेगा। इसका ये जो नॉच है इसे मिला के इसमें भी लगा लेंगे।
रैम लगाने पे भी एक अलग डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप और डिटेल में देखना चाहें जाके देख सकते हैं। कोशिश करें कि मदरबोर्ड पे ज़्यादातर कंपोनेंट्स जैसे कि प्रोसेसर और रैम आप पहले ही लगा लें, क्योंकि कैबिनेट के अंदर थोड़ी सी जगह कम होती है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं आपको दिक्कत आ सकती है लगाने में। और इसको रखने के बाद थोड़ा सा स्लाइड कर लेंगे ताकि इसकी आईओ शील्ड में इसके पोर्ट्स मैच कर जाएं। वो आपको देख के करना पड़ेगा थोड़ा सा, मैं आपको कैमरे में नहीं दिखा पाऊंगा। मदरबोर्ड्स के साथ जो दिए गए स्क्रूज होते हैं उनसे इन्हें कस लेंगे। हार्ड डिस्क की जो ट्रे है इसमें नीचे की साइड लगी हुई है, तो इसको खोल के इसमें दोनों हार्ड डिस्क लगा लेंगे। पहले जो ऊपर वाली हार्ड डिस्क है इसको कस लेंगे कि इसमें नीचे से स्क्रूज लगे होते हैं, और फिर दूसरी हार्ड डिस्क इसमें स्लाइड कर देंगे। तो साइड से स्क्रूज कस लेंगे इसके छेदों को मिला के। खांचे में मिला के इसको रख देंगे। नीचे की साइड से इसको बैठा लेंगे। थोड़े से पेज ढीले करने के बाद ये आराम से अपनी जगह बैठ जाएगा इस तरीके से। इसकी रबर ग्रोमेट्स के बारे में ये चीज़ ध्यान रखना कि जो ये कैबिनेट है और स्क्रू के बीच में एज अ क्वेश्चन रहे। अगर स्क्रू डायरेक्टली कैबिनेट की मेटल को टच करेंगे तो फिर हार्ड डिस्क की वाइब्रेशन से उसमें साउंड आएगी, तो वो आपको अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए इनको ध्यान से लगाना। और फाइनली इसके जो 2 स्क्रूज है जिससे ये अपनी जगह पे रुका रहेगा वो कस लेंगे। अब PSU इंस्टॉल करते हैं। इसका फैन नीचे की साइड रहेगा। चिंता मत करिए, आप इसे गलत नहीं लगा पाएंगे क्योंकि ये डायरेक्शनल ही है। इसके स्क्रूज उसी तरीके से बैठेंगे। इसके चारों पेच कस लेंगे। एक स्क्रू इसका ऑफ सेंटर होता है, आप देख सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप इसे गलत नहीं लगा पाएंगे। अब ATX केबल निकाल के इसकी मदरबोर्ड में लगा लेंगे। 24 पिन्स की केबल है ये आपके मदरबोर्ड पे निर्भर करेगा कि वो 20 पिन वाला है कि 24 वाला। CPU की 4 पिन कनेक्टर को लगाना मत भूलिएगा। कुछ मदरबोर्ड्स में इस तरह के 2 कनेक्टर्स होते हैं, मेरे वाले में एक ही है। केबल मैनेजमेंट के लिए इसमें काफ़ी सारे क्लिप्स दिए, ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई। तो जो भी केबल्स हैं अच्छे से सिक्योर कर लेंगे उन्हें, क्योंकि अगर लूज़ केबल आप इधर उधर छोड़ेंगे कैबिनेट का कवर कसने में लगाने में, वो उसके बीच में आ सकती है और केबल डैमेज हो सकती है। और जहाँ पर ग्राफिक कार्ड कसना है इसकी शीट को बेंड करके तोड़ लेंगे। मेरा GT 440 ग्राफिक्स कार्ड है ये। आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो काफ़ी पुराना हो गया है, लेकिन मैं आजकल गेमिंग उतनी नहीं करता। वीडियो एडिटिंग में मोर देन इनफ होता है। मेरे ग्राफिक कार्ड में कोई पावर केबल नहीं लगती, लेकिन जो ज़्यादा पावर वाले ग्राफिक कार्ड्स होते हैं उनमें लगती है। 6 पिन या 8 पिन के 1 या 2 कनेक्टर्स होते हैं, और ये कितने लगेंगे आपके ग्राफिक कार्ड पर निर्भर करेगा, तो आप अपना देख के लगा लेना। इसके भी 2 पेच इसे कस लेंगे। सुटेक कंपनी का ग्राफिक्स कार्ड है ये। 1 GB DDR5 वीडियो रैम है इसमें। अब सेटा केबल्स लगा लेंगे। इसमें एक साइड L शेप में नॉच बनी हुई होती है, तो ये डायरेक्शनल है सॉकेट, इसको देख के लगा लेंगे। और फिर इसके होल्स में से निकाल लेंगे। अगर SSDs लगा रहे हो आप तो इसकी जो केबल है सेंट्रल होल मिल से निकालेंगे, लेकिन अभी मैं कोई SSD नहीं लगा रहा, तो जहाँ पर SSD लगती है उसी के छेद से मैंने इसे निकाल लिया ताकि ज़्यादा नीट लगे। और अब इसे हार्ड डिस्क में प्लग इन कर देंगे। अब इसके फैंस को इंस्टॉल कर लूँगा मैं। 120 mm का ये आर्कटिक का फ़ैन है, स्लीव वाला है, लेकिन इस एप्लीकेशन में अच्छा काम करता है। इसकी वीडियो भी मैं अभी आपने हाल ही में मेरे चैनल पर देखी होगी, अगर नहीं देखी आप जाके देख सकते हैं, लिंक्स मैंने दे रखे हैं। अब इसके पेज कस लेंगे और ये इस तरीके से ऊपर नीचे आप जहाँ मर्जी कर सकते हैं, जैसा आपके कैबिनेट में सूटेबल हो। मैं सेंटर में कर दूंगा
कैबिनेट में इसके क्लिप्स पे अटका देंगे वायर, ताकि फ़ैन के बीच में ना आए चलते में। और अब मदरबोर्ड के जो रियर फ़ैन के जो पोर्ट है उसमें प्लग इन कर देंगे इसको। और ऐसे ही जो ऊपर के फैंस होंगे 140 mm के, इन्हें लगा देंगे। और ये CO वाले फैंस हैं, डबल बॉल बेरिंग फैंस हैं ये भी इस तरीके से कस जाएंगे। इस कैबिनेट में 120 या 140 mm के कोई भी फैंस आप लगा सकते हैं। इस तरीके के जो पोजीशन पे जब हम फैंस लगाते हैं तो स्लीव वाले जो फैंस होते हैं अच्छे काम नहीं करते, तो इसलिए मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप बॉल बेरिंग वाले फैंस लगाएं टॉप पे, चाहे आप 120 mm लगाएं चाहे 140 लगाएं। इस पोजीशन में जब हम स्लीव वाले फैंस लगाते हैं, मैंने ऐसा नोटिस करा है कि उनमें जल्दी साउंड आने लगती है कुछ ही सालों के अंदर। तो बॉल बेरिंग वाले फैंस उनके मुकाबले ज़्यादा ड्यूरेबल रहते हैं, एटलीस्ट इस पोजीशन में। खड़े अगर फैंस लगा रहे हैं तो उसमें स्लीव वाले फैंस भी ठीक ठाक काम कर जाते हैं, लेकिन फिर भी बॉल बेरिंग हमेशा सुपीरियर है, चाहे आप इसको फ्लैट लगाएं चाहे खड़े करके लगाएं फैन को। और अब इसके कनेक्टर्स को कनेक्ट कर लेंगे। ये फ़ैन शेयरिंग अलाउ करता है, इसमें डबल सॉकेट्स है, तो इसलिए अगर आपके मदरबोर्ड पे एक ही सॉकेट है तब भी आपका काम बन जाएगा। दोनों फ़ैन एक ही पोर्ट से पावर ले लेंगे। फ्रंट पैनल के जो स्विच और LEDs है उसके केबल्स लगा लेंगे। इसकी डायरेक्शन और पोलैरिटी या आपको अपने मदरबोर्ड के हिसाब से एडजस्ट करके लगानी पड़ेगी। इसके लिए आप अपने मदरबोर्ड का यूज़र मैनुअल देख सकते हैं, उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा। मैंने अपने हिसाब से करके लगा लिया है। फ्रंट पैनल के जो USB पोर्ट्स हैं उनके लिए भी सॉकेट दे रखे होते हैं, तो उनको भी प्लग इन कर लेंगे। ये भी डायरेक्शनल है हर सॉकेट की तरह। जितने पोर्ट्स होंगे आपके कैबिनेट में उतने ही सॉकेट होते हैं ये। इस कैबिनेट में 2 पोर्ट्स हैं, तो इसलिए 2 सॉकेट प्लग इन कर दिए मैंने मदरबोर्ड में। अब थोड़ी सी केबल अरेंजमेंट कर लेते हैं। ऑफ द कैमरा मैंने इसका फ्रंट पैनल भी निकाल लिया। सिंपली फ्रंट पैनल को खींचेंगे आप तो इजीली निकल जाएगा, और केबल्स को ठीक से अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि केबल टाई से काफ़ी इजीली हो जाएगा ये। कैबिनेट के साथ जो भी फैंस आपको लग के मिले उनकी वायरिंग को अच्छे से चेक कर लेना, कोई डैमेज ना हो, और स्क्रूज़ को भी एक बार अपने हाथ से टाइट करके चेक कर ले, लेकिन उनको ओवर टाइट मत करिएगा। कंप्यूटर बिल्ड करने में आधा टाइम तो मेरा केबल्स को अरेंज करने में चला जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा नीटली करना चाहिए। फ्रंट पैनल पे जो 3 फैंस हैं इसका मोलेक्स कनेक्टर भी कनेक्ट कर लेंगे, पावर सप्लाई में डायरेक्ट लग जाता है। इस कंप्यूटर को बिल्ड करने में एक एक कंपोनेंट जो मैंने लगाए उन सब चीज़ों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए। जो हार्डवेयर मेरी पुरानी है, आउटडेटेड हो चुकी है, और जो मार्केट में नहीं मिलती, जाहिर सी बात है उसके लिंक्स आपको मैं नहीं दे पाऊँगा। फ्रंट पैनल के जो USB 3 सॉकेट है इसको मैं ऐसे ही यहीं पर बांध दूंगा। और रही बात DVD राइटर्स को लगाने की, इस कैबिनेट में उनकी कोई जगह नहीं है। उनके सॉकेट्स यहाँ नीचे की तरफ थोड़े से लूज छोड़ दूंगा। इनकेस मुझे Windows 7 दोबारा इंस्टॉल करनी पड़ती है कंप्यूटर में, या और कोई रिलेटेड सॉफ्टवेयर डालनी पड़ती है, उन सभी डिस्क्स को मैं DVD राइटर में इस्तेमाल कर पाऊंगा। बस इस कैबिनेट का जो है राइट साइड का मेटल कवर है इसको खोल के उन DVD राइटर्स को लगाना पड़ेगा। और ये अब अच्छे से अरेंज हो चुकी है केबल्स। वो अलग बात है, ऑफ द कैमरा थोड़ा सा और अरेंज कर लिया था मैंने। स्पेशली जो हार्ड डिस्क की पावर केबल्स थी वो थोड़ी सी आगे दिख रही थी। 2 पेज कसे हुए इस साइड पे, तो कवर को में फंसा के फिर बैक साइड से जो थंब स्क्रूज है 2 उनसे कस लेंगे। अब इसका फ्रंट पैनल लगा लेंगे। इसके नुक्कों को मैच करके आराम से दबा के लगा लेंगे। अब फर्स्ट बूट करते हैं इसका। इसके अंदर जो फैंस इंस्टॉल्ड है उसकी साउंड सुनाने के लिए रात के 2 बजे मैंने वीडियो शूट करी थी आप लोगों के लिए। इस कैबिनेट की सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसमें बहुत अच्छा वेंटिलेशन है, और साथ ही साथ जो इसके फैंस की RGB लाइट्स है वो बहुत सुंदर लगती है देखने में। और इसी केस के अंदर आपको कंट्रोलर भी मिल जाता है, बटन दबा के आप सारी लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। टॉप वाला फ़ैन जो होता है वो मास्टर फ़ैन होता है, तो वो ही सबको सिग्नल्स देता है। इसमें बहुत सारे मोड्स हैं लाइटिंग के, तो कोई ना कोई मोड तो आपको पसंद आ ही जाएगा। और लाइटिंग बिल्कुल परफेक्ट है इसकी, डिफ्यूज़र भी बहुत अच्छे हैं। इसके LED मोड के बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे आप तो ये लाइट्स ऑफ हो जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है इनकेस आप लाइट्स को ऑफ़ करना चाहें रात को।
आपको 2 USB 2 और एक USB 3 पोर्ट मिलता है। मेरा मदरबोर्ड फ्रंट USB 3 पोर्ट को सपोर्ट नहीं करता, तो इसलिए मैंने इसकी जो केबल थी USB 3 की प्लग इन नहीं करी। साथ ही साथ एक माइक्रोफोन और एक हेडफोन जैक भी मिलता है। रीसेट का बटन काफ़ी छोटा बनाया इन्होंने, तो उसको दबाने के लिए आपको किसी पेन या पेंसिल की मदद लेनी पड़ेगी। ओवरऑल बहुत अच्छा कैबिनेट है, बहुत स्पेशियस है, सारे इसके होल्स एक्यूरेट है और बिल्ड क्वालिटी इसकी गज़ब की है। इसकी कीमत के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी कहूँगा मैं, क्योंकि कूलर मास्टर और कॉर्सर के जो कैबिनेट्स हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करते थे। इसके बॉटम पे भी एक डस्ट फिल्टर दिया हुआ है जो कि PSU के फ़ैन के लिए है और ये भी बहुत अच्छी लुक देता है। बेस इसके प्लास्टिक के हैं, नीचे फोम लगी हुई है और इस पर निकल प्लेटिंग है। बहुत अच्छा तो नहीं लगता टच करने में, लेकिन दूर से देखने में ठीक लगता है, लेकिन स्टैंड्स थोड़े से नाजुक हैं इतने हैवी कंप्यूटर कैबिनेट के हिसाब से। फ्रंट पैनल पे इस तरीके से आप स्टिकर्स भी लगा सकते हैं जो आपके ग्राफिक कार्ड्स और CPU के साथ आता है। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव्स की। वीडियो की शुरुआत में जो मैंने आपको बात बताई थी कि ये कैबिनेट की सिंगल पैकिंग के बारे में मैं क्यों कंप्लेन कर रहा था, वो इसीलिए कि इससे पहले जो मैंने कैबिनेट मंगाया था कई सारे डेंट्स थे, जगह जगह से पिचका हुआ था, कहीं कोना टूटा हुआ था, कहीं से ग्रिल पिचकी हुई थी, कहीं से डैमेज था, तो मुझे बहुत दुख हुआ था, इसलिए उसको फिर मुझे रिटर्न करना पड़ा। इवन डस्ट फिल्टर भी उसका डैमेज था, तो मैंने एक रिप्लेसमेंट ऑर्डर करा अमेज़ॉन पे। फिर उसके बाद दोबारा जो कैबिनेट आया उसका भी जो स्क्रू होता है पीछे का ये बेंड था और ये यही वाला कैबिनेट है, तो 1 घंटा लगा के मुझे इस कैबिनेट को सीधा करना पड़ा। मैं दोबारा एक तीसरा ऑर्डर नहीं डालना चाहता था एक छोटे से डेंट के लिए। बाहर से बॉक्स बिल्कुल साफ था, लेकिन फिर भी अंदर से डैमेज था। हथौड़े और बाकी सब टूल्स के मदद से मुझे उसको ठीक करना पड़ा, तो अब बिल्कुल भी नहीं दिखता और बैक साइड पे, तो इसलिए मैंने उसे इग्नोर कर दिया। नहीं तो कायदे से तो तीसरा ऑर्डर डालना चाहिए था मुझे, लेकिन फिर मुझे कई दिन वेट करना पड़ता। शिपिंग के डैमेज के अलावा इसके साथ दूसरा इशू ये था, जो स्टैंड ऑफ इन्होंने कस के दिए थे मदरबोर्ड के लिए डिफेक्टिव थे। उसमें एक स्टैंड ऑफ बहुत लंबा था, तो उसको अगर मुझे एज इट इज़ यूज़ करना था तो उसको ग्राइंड करना पड़ता खोल के, लेकिन मैं इतना लेबोरियस काम नहीं करना चाहता था। तो मेरे पास पुराने कैबिनेट के ब्रास के स्टैंड ऑफ्स थे, इसके लोहे के स्टैंड ऑफ खोल के ब्रास के लगा दिए थे मैंने। एक कमी इसकी ये है कि जो आगे की ग्रिल है काफ़ी डेलिकेट है। इस ग्रिल का साइज़ इतना बड़ा होने के कारण ये फ्लेक्स तो करेगी, जाहिर सी बात है, लेकिन इसका अगर मटेरियल कंपनी थोड़ा सा और हैवी बनाती शीट का तो ये फ्लेक्स नहीं करता, तो वो और प्रीमियम लगता। डस्टिंग के लिए जब आप इसकी ग्रिल पे कपड़ा फेरते हैं या हल्का से भी टच करते हैं तो ये हल्की सी बेंड होती है अंदर, तो अच्छी फीलिंग नहीं आती देख के। टॉप वेंटिलेशन के लिए जो ग्रिल्स दी हैं वो थोड़ी सी और हैवी होती तो और अच्छा रहता, क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है तो इस पर भी फ्लेक्स करती है, लेकिन वो इतनी वीक नहीं है फ्रंट ग्रिल जितनी, तो इसलिए उससे मुझे ज़्यादा शिकायत नहीं है। और जब हम फैंस कस देते हैं ऊपर तो उससे थोड़ी सी रिजिडिटी आ जाती है उनमें। लेकिन ये जो शीट मेटल की मैं कमी बता रहा हूँ ये सिर्फ इसकी फ्रंट ग्रिल में है, बाकी पूरा कैबिनेट बिल्कुल सॉलिड है। इनफैक्ट मेरा जो कूलर मास्टर का कैबिनेट था इससे पहले, उसकी जो शीट मेटल थी इस कैबिनेट के मुकाबले काफ़ी हल्की थी, वो काफ़ी फ्लेक्स करता था। वो अलग बात है, जो कूलर मास्टर का कैबिनेट मैं यूज़ करता था वो एक एंट्री लेवल मॉडल था। एक एडिशनल ऑप्शन कंपनी ये कर सकती थी कि अगर ब्रश्ड एल्यूमिनियम के बेस देती तो एज एन ऑप्शन वो बहुत अच्छा रहता। अगर इस तरह का ऑप्शन होता तो मैं ब्रश्ड एल्यूमिनियम के बेस वाला एक कैबिनेट लेता। और बात करें इसकी कीमत की, अमेज़ॉन से ये कैबिनेट मुझे 4400 रुपये का मिल गया, विदाउट सेल लिया था मैंने। क्या पता सेल लगे तो और सस्ता आपको मिल जाए। करंट प्राइसेस चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे आप जाके चेक कर सकते हैं।